गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग की जो पहला लेक्चर के फर्स्ट न्यूमेरिकल है मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो करना क्या है इसमें, वी हैव टू एनालाइज द गिवन बीम बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रॉ बीएमडी एज वेल एज एसएफडी। ठीक है, तो जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन में हम लोगों ने किए थे, बीएमडी भी बनाए थे, एसएफडी भी बनाए थे। सिमिलरली जो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसमें भी हम लोग बीएमडी बनाएंगे और एसएफडी बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बीम दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का है 1.5 आई, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ आई, और ये जो सी डी पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं है, तो हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, अगर दिया नहीं है तो एज्यूम करना है हम लोग को आई वैल्यू। सिमिलरली इसका जो लेंथ है 1 मीटर एंड 2 मीटर और लोड दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन। लोड यहाँ पे बीसी का स्पेन के लोड है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पेन है 4 मीटर। उसके बाद सी का है 40 किलो न्यूटन लोड एंड जो भी इसके लेंथ है वो हो गया आप लोगों का 2 मीटर एंड 2 मीटर दैट इज 4 मीटर। तो पहले तो ये बीम दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में यूज करते थे, सिमिलरली इसमें भी हम लोगों को पहला स्टेप निकालना क्या है, वी इन द फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि फिक्स्ड एंड मोमेंट के जो भी फॉर्मूला है वो कैसा होता था। देखिए ये जो पहला स्पेन है ए टू बी, इसमें एक हो गया आपका 1 मीटर, एक हो गया आपका 2 मीटर। मतलब क्या है कि दैट द लोड इज नॉट एट द सेंटर। अगर सेंटर में नहीं है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी होगा, और नहीं सभी बीमों में फिक्स्ड एंड मोमेंट दो, अगर दो फिक्स्ड है तो 2 फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा, एक होगा ए टू बी, एक होगा बी टू ए टू बी माइनस होगा, बी टू ए प्लस होगा। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू मैंने बता के रखा था ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला, कि फॉर्मूला होते क्या है, अगर सेंटर में नहीं होते तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो माइनस लिखेंगे पहले क्योंकि ए टू बी है, माइनस लिख लिया। माइनस लिखने के बाद W की वैल्यू है 80, ए ये हो गया ए बी स्क्वायर बाय लेंथ स्क्वायर 2 + 1 3 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया -35.56 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए हो गया। मतलब क्या करना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट वाला स्टेप में हम लोग को हर एक जितने भी बीम्स है हर एक में हम लोगों को फिक्स्ड जितने भी नोट पॉइंट है हर एक नोट पॉइंट में स्पेन बाय स्पेन हम लोग को फिक्स सपोर्ट लगा के फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे बी टू ए हो गया आप लोगों का, बी टू ए में क्या होगा, प्लस हो गया प्लस ऑफ डब्ल्यू ए, मतलब अगर इस तरफ से किया जाए तो इस तरफ से क्या होगा वैल्यू आपका, इस तरफ से वैल्यू होगा आपका प्लस डब्ल्यू ए बी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर हुआ था लेकिन यहाँ पे होगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 17.77। तो फाइनली मेरे पास ये वैल्यू भी आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट मैं करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूँ, मेरे पास ये भी आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, स्टेप नंबर 2। अब मैं स्टेप नंबर 2 में क्या करूँगा, स्टेप नंबर 2 में आपका ए टू बी हो गया। अब मुझे करना है बी टू सी। अगर स्टेप नंबर बी टू सी का करेंगे तो बी टू सी का क्या हो गया, बी टू सी का हो गया। अब मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू सी ये माइनस होगा, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, WL²/12 होते हैं।
तो W ये हो गया आपका लेंथ स्क्वायर 4 स्क्वायर W इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 12 कर दिया, तो माइनस ऑफ 66.67 हो गया। उसके बाद अगर C2 भी करना है तो प्लस लिखेंगे और फॉर्मूला वही है माइनस ऑफ WL स्क्वायर बाई 12। तो फाइनली इसका भी आंसर सेम होगा, सिर्फ प्लस होगा, तो माइनस दैट इज 66.67 प्लस। अब उसके बाद लास्ट वाला स्पैन है C2D। जो ये बीम है न्यूमेरिकल के, जो भी ये बीम है C2D मतलब A to B कर दिया, B to C कर दिया, अब C2B जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब C2B हम लोगों ने लिख दिया, C2B लिख दिया, C2B लिखने के बाद C2B लिख दिया। अब C2B में क्या करना है, C2D करना है। अब सिमिलरली फिर से C2D इस तरफ से माइनस होगा और मोमेंट इस तरफ से प्लस होगा, तो माइनस लिख दिया, माइनस लिख के माइनस ऑफ अगर सेंटर में नहीं होते तो WA B स्क्वायर बाई L स्क्वायर, लेकिन सेंटर में होने के कारण फॉर्मूला होता है WL बाई 8। सो W इंटू लेंथ होगा 2 + 2 4 बाई 8 WL बाई 8, तो माइनस ऑफ 20। और इस तरफ से सेम ही आंसर होगा, सिर्फ प्लस होगा, तो प्लस 20 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि फॉर्मूला वही है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में रिलेटिव स्टिफनेस। नाउ द रिलेटिव स्टिफनेस, व्हाट इज रिलेटिव स्टिफनेस? रिलेटिव स्टिफनेस देखिए जो मेंबर्स थे उनका रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है। जैसे कौन कौन सा मेंबर है, रिलेटिव स्टिफनेस फ्रॉम A to B, रिलेटिव स्टिफनेस फ्रॉम A to B, B to C, A to B, B to C and C to D. These are the relative stiffness. The relative stiffness of A to B, then the relative stiffness of A to B, B to C and C to D. जितने भी आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेंबर्स है सबके रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है। सो रिलेटिव स्टिफनेस फ्रॉम A to B, देन B to C, देन C to D, इन तीनों का रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है मुझे। अब रिलेटिव स्टिफनेस की फॉर्मूला क्या है, I/L होता है और 3/4 टाइम्स ऑफ I/L होते हैं। अब आपको ध्यान रखना ये है, जैसे A में फिक्स्ड लगा के रखा हूँ और B पॉइंट A में फिक्स लगा के रखा हूँ और D पॉइंट और आपका जो D पॉइंट है D पॉइंट में भी फिक्स लगा के रखा हूँ। अगर दोनों में एंज में फिक्स सपोर्ट है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा I/L। लेकिन हम लोग को देखना ये है कि जो भी एंज है एंड्स में देखना है, जो एंड सपोर्ट्स है उसको देखना है। जैसे ए आपका ए हो गया और उसके बाद आपका डी पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने डी पॉइंट को भी देख लिया, दोनों में फिक्स्ड है। अगर ए में फिक्स के जगह रोलर या हिंज होते तो हम लोग रिलेटिव स्टिफनेस की फॉर्मूला 3/4 टाइम्स ऑफ I/L करते, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है तो I/L, यहाँ पे भी फिक्स्ड है तो I/L। बाकी सेंटर में जो भी है B and C उनको देखना नहीं चाहिए, हम लोगों को उनको देखना ही नहीं है, बस एंड्स में देखना है। अगर एंड में रोलर होगा तो AB का मोमेंट होगा 3/4 I/L और BC का होगा अगर यहाँ पे फिक्स्ड है तो I/L, अगर रोलर है तो 3/4 I/L। और इसमें ये जो BC वाला स्पैन है इसमें हमेशा ही हम लोग की I/L फॉर्मूला लगेगी। अब रिलेटिव स्टिफनेस देखिए, फिक्स्ड होने के कारण I/L, I का वैल्यू था 1.5, सो 1.5 I डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल लेंथ 3, BC का है I/L 2I दिया हुआ था, 2I बाय लेंथ। इसका I दिया, इसका कुछ दिया नहीं था तो I हम लोगों ने एज्यूम किया था, क्योंकि अगर दिया नहीं रहते तो 1 एज्यूम करना पड़ता है, तो 1I, सो I डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 4। अब अगर तीनों वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आता, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला में आ रहा है 1/4 मतलब 0.25 आ जाएगी, ये 2/4 0.5 आ जाएगा और ये भी 1.5/3 0.5 आ जाएगा। वो भी लिख सकते हो, या तो आप लोग 0.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to 1 आ जाएगा, तो वो भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन पॉइंट में डिफिकल्ट होते हैं तो मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करोगे भी तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 4 वो तीनों में ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 4 एक में मल्टीप्लाई करते बाकी में नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगी। फिर या तो पॉइंट में रखो या तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या तो मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, ताकि पॉइंट के जगह पॉइंट से
मतलब कन्वर्ट होके वो कोई डिजिट में आ जाए, मतलब हम लोग की जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो भी है ना, जॉइंट, देखिए यहाँ पे कितने जॉइंट है वो हम लोग को देखना है, और ध्यान ये रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उसी जॉइंट का बनता है जो दो मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं या दो से अधिक मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है ए सिर्फ ए बी में जुड़े हुए हैं, लेकिन बी पॉइंट जो है ये बी सी के साथ भी जुड़े हुए हैं एंड बी ए के साथ भी जुड़े, तो ये वाला जॉइंट हम लोग का हो गया। सी वाला भी हो गया क्योंकि सी बी एंड सी डी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वाला भी हो गया। अब डी सिर्फ एक के साथ ही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो चाहिए हम लोग को, दो, जैसे कोई एक चीज दिया हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो आदमी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फाइनली जॉइंट बी एंड जॉइंट सी, अब जॉइंट बी और जॉइंट सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। पहले तो जॉइंट बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट बी। अब बी में कौन कौन सा पॉइंट था, ये आपका जॉइंट बी था, इस तरफ था ए एंड इस तरफ था आपका सी। तो अभी पहले तो निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए अगर जो भी वैल्यू रहेगा उसका स्टिफनेस ऊपर होगा, जैसे बी टू सी है इसका स्टिफनेस फैक्टर बी टू सी है, वो लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या होगा, दोनों का बी टू के ऑफ बी टू ए प्लस के ऑफ बी टू सी, दोनों का के ऑफ बी टू ए प्लस के ऑफ बी टू सी, के ऑफ बी टू ए प्लस बी टू सी। अब डिवाइड जब कर दिया उनके वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है अभी मैंने निकाला था इनका वैल्यूज, तो जब डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ रहा है और 0.5 आ रहा है, तो आपने ये देखा है कि जॉइंट बी में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर सम अप करेंगे तो दोनों को मिला के हम लोग की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 वैल्यू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट सी इज इक्वल टू, सिमिलरली जॉइंट सी में क्या था, सी अगर जॉइंट सी आपका ये है, एक तरफ था आपका बी पॉइंट और आपका एक तरफ था डी पॉइंट, तो बी टू एक होगा आपका सी टू बी, एक होगा आपका सी टू डी, मतलब यहां से एक डायरेक्शन पे और यहां से आप एक डायरेक्शन, जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऊपर लिखना है सी टू डी का, और ये सी टू डी, ये सी टू बी है, ये सी टू बी लिख दिया। बाद में दोनों का वैल्यू, दोनों की जो दो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब सी टू बी सी टू डी दोनों ही लिख देना है। उसके बाद अब हम लोगों ने किया तो हम लोगों के पास सारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.67 0.3 दोनों को सम अप करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम लोग टेबल बनाएंगे। द नेम ऑफ द टेबल इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करना है, पहले हम लोग लिखेंगे जॉइंट। अब कौन कौन सा जॉइंट है, ए बी सी डी जॉइंट है हम लोग के पास जो बीम में दिए हुए थे। अब ध्यान ये रखना है कि बी पॉइंट दो मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं, बी टू ए बी टू सी पॉइंट सी टू बी सी टू डी, और बाकी जो ए है वो ए टू बी तक आ रहा है और डी टू सी तक आ रहा है। तो ये जो मेंबर्स है जो कनेक्टेड है वो मेंबर्स लिख दिया। अब देखिए जब मेंबर्स बी पॉइंट में 2 है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था, सी पॉइंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे डैश लिख सकते हो या जीरो वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे डैश लिख सकते हो, जीरो, जितने भी मैंने डैश वैल्यू लिखा इसका मतलब है जीरो है, ये डैश जितने भी है ना ये जीरो वैल्यू है। अब फाइनली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिया। अब उसके बाद फर्स्ट साइकिल में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट साइकिल में हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट ए टू बी का लिख दिया, बी टू ए का लिख दिया, बी टू सी का लिख दिया, सी टू बी का लिख दिया, सी टू डी का लिख दिया, और डी टू सी का जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग का आया हुआ था हम लोगों ने सब वैल्यू लिख दिया। स्टेप नंबर 1 में ये आया हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कि बैलेंस। ये फर्स्ट साइकिल है। अब बैलेंस कैसे करते हैं मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये थोड़ा स्टेप्स क्रिटिकल है, टफ है, तो आप देखना, क्योंकि टफ नहीं होते एक्चुअली, समझने में थोड़ा दिक्कत होते, तो आप देखना कैसे मैंने किया हूं। देखिए स्टेप नंबर 1 में बैलेंस करने के लिए बैलेंस उसी का ही किया जाता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होते हैं। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है उसका हम लोग बैलेंस नहीं करते। जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है, बैलेंस नहीं करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है तो बैलेंस नहीं करेंगे। तो इसको हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, तो बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे,
ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को मैं पहले सम अप कर लूंगा। दोनों क्या है, पहले तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू को मैं प्लस करूंगा। प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहे हैं माइनस ऑफ, देखिए मैं क्या करूंगा, 66.67 माइनस 66.67 प्लस 17.42 वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, वैल्यू आ रहा है, रुकिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो भी वैल्यू है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए मैं आप लोगों को वैल्यू दिखा रहा हूं, माइनस ऑफ जो भी वैल्यू है मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, रुकिए एक बार रुकिए। जब हम लोगों ने माइनस किया 17.72 प्लस माइनस ऑफ 16.67, तो हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग के पास जो वैल्यू आ रहा है वो है आपका 48.95 माइनस। लेकिन जब 48.95 वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है, उसको हम लोग जब आंसर हम लोग का दोनों को सम अप करने से माइनस आ रहा था, माइनस का हम लोग इनवर्स लेंगे तो प्लस 48.95 हो जाएगा, प्लस 48.95। उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया उसका हम लोग माइनस आया था वैल्यू, उसका इनवर्स लेंगे, प्लस हो गया, प्लस होने के बाद उसी वैल्यू को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, और एक बार 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो वैल्यू आ गया, दोनों ही 0.5 है तो आंसर सेम ही आना है, इनटू 0.5 कर देंगे तो आ गया 24.475, जो वैल्यू है वही लिखा हूं। उसके बाद सिमिलरली क्या करना है, मुझे फिर से 66.67 प्लस माइनस ऑफ 20 करना है, तो 66.67 प्लस माइनस ऑफ 20, 46.67 प्लस वैल्यू आ रहा है। अगर प्लस वैल्यू आ रहा है तो माइनस लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू आता है वो रिवर्स लेंगे, ताकि रिवर्स लेने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जितने भी वैल्यू है, 4 वैल्यू है, ये 4 वैल्यू का अगर हम लोग सम अप करेंगे तो आंसर आएगी 0। सिमिलरली ये दो वैल्यू को सम अप करेंगे तो आंसर जो भी आता है प्लस 46.67 आता है, माइनस लेंगे। अब माइनस ऑफ 46.67 को एक बार 0.67 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस ऑफ 46.67 को एक बार 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो सिमिलरली अलग अलग जगह पे हम लोग को लिखना है, तो उसी हिसाब से जो आंसर आया था उसको अगर माइनस ऑफ 46.67 को एक बार 0.67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 31.2689 आ रहा, तो 27 लिख दिया, और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद वही सिमिलरली उसको मल्टीप्लाई करेंगे 033 के साथ, माइनस ऑफ 15.4 आ रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो फिर से जैसे इसमें हुआ था, तो वही हम लोग अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन चारों को अगर सम अप करेंगे तो वैल्यू हम लोग के आंसर आएगा 0, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है नहीं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 0, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है तो 0। अब नेक्स्ट ये हो गया आपका बैलेंस स्टेप। अब कैरी ओवर कैसे करते हैं, कैरी ओवर करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है, जो कैरी ओवर होते हैं वो A से B होते हैं, B to A होते हैं, B to C होते हैं, C to B होते हैं, C to D और D to C। मतलब जो शब्द है AB से कैरी ओवर हो जाएगा BA तक, उल्टा रिवर्स शब्द में होते हैं BC CB, CD DC, BP PB, मतलब उस तरीके से होते हैं कैरी ओवर। तो AB का, अब इसका कैरी देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 का कैरी ओवर 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही हो गया, इसीलिए डैश लिखा हूं। अब इसका कैरी ओवर यहाँ पे आएगा क्योंकि BA का कैरी ओवर AB में आएगा, तो इसका डिवाइडेड बाई 2 करना है। जब इसको मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया तो जो भी आंसर आया है ये आपका आ गया है 12.235 लिख दिया। उसके बाद इसका कैरी ओवर BC का कैरी ओवर CB में आएगा, डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 करके लिखना है। इसका कैरी ओवर, फिर इसका कैरी ओवर, ये जो भी वैल्यू है इसका कैरी ओवर डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ पे लिखना। अब याद रखना कैरी ओवर बैलेंस करने के टाइम पे हम लोग सिंबल को प्लस आते हैं तो माइनस करना है, या माइनस आते हैं तो प्लस करना है, रिवर्स करते हैं। लेकिन कैरी ओवर के टाइम पे जो भी वैल्यू है अगर प्लस है तो प्लस को
डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस ऑफ डिवाइड, मतलब जो भी माइनस है उसी का डिवाइड बाई, बस डिवाइडेड बाई 2 करके लिखना है वैल्यू को, वो हो गया आपका कैरी ओवर। सिमिलरली इसका आधा वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, इसका आधा वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से बैलेंस, अब बैलेंस करने के लिए फिर से जैसे इसमें किए थे, इन दोनों को सम अप करेंगे, सम अप करके उसको साइन को रिवर्स कर देंगे। सम अप किया जाए तो देख रहे हैं हम लोग प्लस 15.63 आएगा, प्लस 15.63 इंटू 0.5 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 15.63 0.5 यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से इन दोनों का सम अप करेंगे तो आ जाएगी आपका माइनस ऑफ 12.235, माइनस ऑफ 12.235 इंटू 0.67 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस ऑफ 12.235 इंटू 0.33 यहाँ पे लिख देंगे। इसका कैरी ओवर, इसका बैलेंस हो नहीं सकता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है, तो जीरो, डैश का मतलब है जीरो। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर से हम लोग कैरी ओवर करेंगे, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, जितने भी एरो दिखाए हो, एरो का मतलब है वहां से वहां शिफ्ट हुए और आधा वैल्यू है, इसका आधा, इसका आधा। फिर उसके बाद मैं थर्ड जो साइकिल है उसमें मैं फिर से बैलेंस करूंगा। अब देखिए बैलेंस इनका क्या क्या करना है, इन दोनों को सम अप करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस, लेकिन लिखना है प्लस, प्लस 4.10 इंटू 0.5 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 0.10 इंटू 0.5 यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को सम अप करेंगे, इन दोनों को सम अप करेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है 3.91, माइनस 3.91 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3.91 इंटू 0.67 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस ऑफ 3.91 इंटू 0.33 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है तो बैलेंस होगा नहीं। उसके बाद फिर से कैरी ओवर, तो ये स्टेप आप लोगों का चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक आपका ये जो भी वैल्यू है ये आपका 0 पॉइंट समथिंग ना आ जाए। जब 0 पॉइंट समथिंग आ गया, जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के आगे 0 आ जाना चाहिए हर एक। जब आप लोगों का, आप लोग बैलेंस करोगे, लास्ट स्टेप कौन सा है, बैलेंस। कैरी ओवर के बाद बैलेंस आता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट के बाद भी बैलेंस है, तो लास्ट स्टेप आप लोगों का हो गया बैलेंस। तो बैलेंस में ये देखना, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पॉइंट के आगे 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो पॉइंट के आगे 0, पॉइंट के आगे 0, पॉइंट के आगे 0, पॉइंट के आगे 0, तो इसका मतलब है जब 0 आ जाते हैं तो आपको बंद कर देना होगा। नहीं आते हैं तो तब तक आपको ये साइकिल रिपीटेडली कंटिन्यूअसली करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइनल मोमेंट लिखना है। फाइनल मोमेंट यहाँ पे लिख के करना क्या है, यहाँ पे ये जो लाइन है डबल लाइन, इसके बाद आपको पूरा सम अप करना है, ये जितने भी वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है वो सम अप करके यहाँ पे लिखना है। माइनस ऑफ 35.56 प्लस 12.235 प्लस 3.91 प्लस 1.025 ये वैल्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने वैल्यू आ रहा है सबको सम अप करके ये हो गया, जितने वैल्यूज आ रहा है इस कॉलम में सबको सम अप करके, सम अप करते करते आपको वैल्यूज निकालनी है। तो ये जितने भी वैल्यूज है ये आ चुके हैं सम अप करते करते एक एक कॉलम में, जैसे ये कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, सब कॉलम में वैल्यूज सम अप करेंगे। लेकिन इस लाइन के बाद वाला मतलब इसके ऊपर का जो वैल्यूज है वो नहीं करेंगे, इसके नीचे का वैल्यूज ही करेंगे सम अप। तो फाइनल मोमेंट आ चुके हैं। फाइनल मोमेंट आने के बाद आपको ये देखना है कि ये फाइनल मोमेंट का वैल्यू देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, क्योंकि एक जॉइंट में दोनों मोमेंट 0 होते, तो ये ध्यान रखना अगर ये दोनों सेम आ रहा है और ये दोनों सेम आ रहा है, जैसे बी और सी एक जो जॉइंट है, जैसे आपको मैंने सिखाया था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी बाउंड्री कंडीशन एक था कि मोमेंट बी पॉइंट B2A प्लस B2C इक्वल टू 0, मतलब ये देख रहे हैं मोमेंट फ्रॉम B2A प्लस B2C 0, B2C टू B प्लस C2D इक्वल टू 0। तो ये आपका बाउंड्री कंडीशन भी आपका सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसका मतलब है हम लोग के आंसर करेक्ट है। अब उसके बाद मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, देखिए ए पॉइंट में 30, ये आपको ये देखना है कि ये आपका माइनस है, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये बी पॉइंट है, बी से आपका एक तरफ है क्लॉकवाइज, एक तरफ है माइनस, फिर से B2C एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो माइनस का मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक, प्लस का मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर से लास्ट वाला प्लस है तो क्लॉक। अब एरो को देखो डायग्राम कहाँ जा रहा है, हर एक एरो डिनोट कर रहा है डायग्राम ऊपर की तरफ, मतलब हम लोग का डायग्राम ऊपर बनेगा। तो ये आपका डायग्राम है, जो वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज हम लोग डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम बनाने के बाद ऊपर में हम लोगों को जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन में किए थे, बिकॉज ऑफ द लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। अब लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, पहले जो है
वो आपका है कि लोड के कारण क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। लोड देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला लोड है 80 अगर लोड होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में और 1 इन 2 तब बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला क्या होता है, WAB/L 80 इंटू ए इंटू 1 B/L, मतलब 80 इंटू 1 इंटू 2/3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 80 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 53.33। इसमें आएगा आपका मोमेंट 53.33। इसमें आएगा आपका WL²/8 50 इंटू 4²/8, तो यहाँ पे आएगा आपका 50 इंटू 4² डिवाइडेड बाई 8, 100 वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये पैराबोलिक बनेगा, ये ट्राइंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये पैराबोलिक, और ये आपका होगा WL/4। सो W इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 4, तो 40, यहाँ पे 40 आ रहा है, ये होगा ट्राइंगुलर। तो 5340, अगर 5340 है, अब देखना ये है 5340। अब देखो आप लोग, ये जो भी वैल्यू है, मैंने शायद वैल्यू लिखे नहीं हूँ तो आपको ये वैल्यू कोरस्पॉन्डिंगली लिखना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये आपको 53.33, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे वैल्यू होगा आपका 40। तो उसी तरीके से हम लोगों को जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आपको करना है। ओके, आज के लिए काफ़ी है लेक्चर। ओके, थैंक यू।